ओके बेटा, अभी लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को लेक्चर में ना कुछ क्वेश्चंस दिए थे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो एक स्लाइड पे लिखे हुए थे, आई थिंक 4 या 5 क्वेश्चंस थे, और वो क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी गिवन है, सब्जेक्टिव पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो वो जरा आप लोगों को मैंने दिया था करने के लिए। तो अगर आप लोगों ने वो कर लिए हैं तो जहां पर भी आपने लिखे हैं अपने कॉपी में, नोट्स में, तो अपनी कॉपी या नोट्स वगैरह जरा साथ में खोल के रख लो। अभी एक बार डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों के साथ। और अपने अपने माइक बेटा म्यूट कर लो जरा, कोई बोलेगा नहीं बीच में। ये क्वेश्चंस जो है बेटा आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, ये मैंने लास्ट टाइम आपको लोगों को दिए थे, जो आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर 9 पे आप लोगों को मिल जाएंगे। बहुत ही क्लियर कट वहां पर गिवन है ये क्वेश्चन आपको। अब इसमें देखो, क्वेश्चंस में सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके पास लिखा है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर मैरीगोल्ड, राइस, व्हीट, कोकोनट, मैंगो प्लांट टू फ्लावर। तो ये आप लोगों ने बताना है यहाँ पर कि जो आपका मैरीगोल्ड है, राइस है, व्हीट है या कोकोनट है, मैंगो प्लांट है, इनको फ्लावरिंग में कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पर जरा मैं बता देती हूँ आप लोगों को। आंसर आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो एक बार जरा आप मैच कर लो बस। मैरीगोल्ड जो है आपके पास बेटा, फर्स्ट ये जो प्लांट है मैरीगोल्ड, क्लियर, इसके केस में जो अप्रोक्सीमेट टाइम पीरियड आपको लगता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 months। ठीक है, 2 से लेके 3 महीने तक लग सकते हैं आपके पास। तो ये जरा आप लोग ध्यान से देख लो, अपना लिख लो फटाफट से कॉपी में जहां पर भी आपने लिखा हुआ है। तो मैरीगोल्ड जो फर्स्ट प्लांट है बेटा, उसमें 2 से 3 महीने का लगता है आपका टाइम पीरियड, 2 to 3 months, क्लियर, 2 से 3 महीने। फिर आपके पास सेकंड है यहाँ पर राइस। अच्छा, राइस के केस में आपके पास आता है 3 months, 3 महीने, क्लियर। फिर आपके पास आता है वीट। वीट में भी अप्रोक्सीमेटली आपके पास 3 months लगते हैं, 3 महीने। फिर आपके पास नेक्स्ट आता है कोकोनट। कोकोनट के केस पे आपके पास लगते हैं 8 to 10 years, 8 से 10 साल। ठीक है, 8 to 10 years। हमारा इंक वाला पेन आज काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर कोकोनट के केस में आपके पास लगते हैं 8 to 10 years फ्लावरिंग के लिए। फिर हमारे पास है मैंगो प्लांट। मैंगो प्लांट में लगते हैं 4 से 6 साल, 4 to 6 years। तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ बेटा, मैरीगोल्ड के केस में लगेंगे 2 से 3 महीने, राइस के केस में 3 months, बीट के केस में अगेन 3 months, कोकोनट के केस में 8 से 10 साल, और मैंगो के प्लांट में लगते हैं 4 से 6 साल। ये टाइम पीरियड आप लोग लिख लो, टैली कर लो अपनी अपनी कॉपी में। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास है, सम प्लांट वेयर द फ्लावरिंग अकर मोर देन वंस, व्हाट वुड यू कॉल द इंटर फ्लावरिंग पीरियड, जुवेनाइल और मैच्योर। जिन प्लांट्स में कहते हैं एक से ज्यादा बार फ्लावरिंग होती है, तो जो बीच में आपके पास इंटर फ्लावरिंग पीरियड आता है, तो उस इंटर फ्लावरिंग पीरियड को आप क्या बोलते हो, जुवेनाइल या फिर मैच्योर। तो इसका आंसर फटाफट से देख लो जरा, आप लोगों ने लिखा होगा, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो इसमें बेटा सबसे पहले जो आप लोगों के पास इंटर फ्लावरिंग पीरियड है, उसमें लिखा है कि उसको जुवेनाइल बोला जाता है या मैच्योर बोला जाता है। तो इसका आंसर आपके पास है जुवेनाइल। ठीक है, जब प्लांट एक बार फ्लावरिंग कर देगा तो उसके बाद जो रेस्टिंग स्टेज आता है, जिसके बाद उसको फिर से फ्लावरिंग करनी है, तो उस रेस्टिंग स्टेज को इंटर फ्लावरिंग पीरियड बोला जाता है। तो उस पीरियड में जो प्लांट है वो जुवेनाइल है बेटा आपके पास, मैच्योर नहीं माना जाता। थर्ड क्वेश्चन आपके पास है, आर देयर सम प्लांट दैट फ्लावर थ्रू आउट द ईयर। कोई ऐसे प्लांट हैं जो पूरा साल फ्लावरिंग करते हैं पूरा साल फ्लावरिंग करते हैं बेटा जो प्लांट, इसका आंसर है यस। कौन कौन से प्लांट हैं जो पूरा साल फ्लावरिंग करते हैं। तो इसमें आप एग्जाम्पल एक से लिख सकते हो, हिबिस्कस, हिबिस्कस रोजा, जिसको चाइना रोज बोला जाता है, हिबिस्कस रोजा, चाइना रोज। ठीक है, दैट इज द प्लांट जो पूरा साल फ्लावरिंग करते हैं। और कुछ ऐसे प्लांट का एग्जाम्पल दो जो सीजनल फ्लावरिंग करते हैं। सीजनल मतलब जो पर्टिकुलर किसी सीजन में करेंगे बेटा। तो इसमें सबसे पहले अगर मैं बताऊं, समर के केस में, समर मतलब गर्मियों की सीजन में, तो गर्मियों में आप एग्जाम्पल लिख सकते हो एलियम, ALLIUM, एलियम। ठीक है, फिर उसके बाद विंटर फ्लावर, मतलब जो विंटर के केस में फ्लावर करते हैं, उसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो लिली,
LILY, लिली। तो समर फ्लावर का एग्जाम्पल है एलियम, ALLIUM, और आपका जो विंटर है दैट इज लिली। फिर आपके पास है स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन का एग्जाम्पल आप लिख सकते हो ढेलिया। स्प्रिंग सीजन का एग्जाम्पल है ढेलिया, DAHLIA, ढेलिया। और फिर आपके पास एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं ऑटम। ऑटम सीजन में जो फ्लावरिंग करते हैं, ऑटम का एग्जाम्पल है कार्नेशन, CARNATION, कार्नेशन। ऑटम में जो फ्लावरिंग करते हैं दैट इज कार्नेशन। कार्नेशन जो प्लांट है वो ऑटम के लिए है बेटा आपके पास एग्जाम्पल। मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रही हूँ ताकि थोड़ा स्पेलिंग आपको पता लग जाए। दिस इज बेसिकली फॉर ऑटम, कार्नेशन, ठीक है। तो समर के लिए जो एग्जाम्पल आप लिखोगे वो एग्जाम्पल आपके पास आता है एलियम। समर की एग्जाम्पल है एलियम, क्लियर। और जो आपके पास विंटर है, विंटर का एग्जाम्पल आता है आपके पास लिली। तो विंटर का एग्जाम्पल आपके पास है लिली, और समर का एग्जाम्पल आपके पास है एलियम। स्प्रिंग का एग्जाम्पल है ढेलिया, और ऑटम का एग्जाम्पल है कार्नेशन, CARNATION, कार्नेशन। उसके बाद नंबर फोर्थ क्वेश्चन आप लोगों के पास है बेटा। नंबर फोर्थ क्वेश्चन में आप लोगों को दिया है कि कैन यू लिस्ट द चेंजेस विच आर सीन इन ह्यूमन बीइंग दैट आर इंडिकेटिव ऑफ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। क्या आप बता सकते हो कि ह्यूमन की बॉडी में कौन कौन से ऐसे चेंजेस आते हैं जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो चुके हैं। तो बहुत सारे चेंजेस हैं बेटा। जैसे फीमेल के केस में क्या होता है, फीमेल के केस में देयर इज एक्चुअली द डेवलपमेंट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड, क्लियर। फिर उनकी जो वॉइस है वो थोड़ी पतली होती है। उसके अलावा उनकी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं उसमें ओव्यूलेशन, मेंसेस, ये सब स्टार्ट हो जाता है। मेल के केस में अगर आप देखो तो मेल के केस में बेटा बियर्ड डेवलप हो जाती है, ठीक है। और बॉडी के ऊपर हेयर की ग्रोथ होती है। पेक्टोरल गर्डल उनका बहुत ब्रॉड रहता है, जो शोल्डर है वो ब्रॉड है, और जो पेल्विक गर्डल है वो नैरो रहता है। वॉइस काफी हैवी होती है इनकी। तो जो भी चेंजेस आप लोगों को सेक्सुअल मैच्योरिटी के टाइम पे दिखते हैं मेल और फीमेल के केस में, प्यूबर्टी टाइम पे, तो वो आपको सारे यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के आंसर्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अगर किन जिन्होंने लिखे हुए हैं तो ठीक है, बाकी अपना टैली कर लेना एक बार। और ये क्वेश्चंस बेटा आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 9 पे लिखे हैं थ्योरी के बीच में। अगर आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ो तो ये बहुत क्लियर कट आपको नजर आएंगे उसमें। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने अपने लेक्चर में जो स्टार्ट किया था दैट वाज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म बेटा जब सेक्सुअली मैच्योर होगा, रिप्रोड्यूस करेगा, तो उसके पूरे लाइफ में आपको 3 तरह के फेजेस कॉमनली देखने को मिलते हैं, चाहे वो प्लांट है, फंजाई है, एनिमल्स है। जिसमें पहला फेज आपने पढ़ा था वेजिटेटिव, सेकंड आपने पढ़ा था रिप्रोडक्टिव, और जो थर्ड आप लोगों ने पढ़ा था दैट वाज एजिंग एंड सेनेसेंस। जिसके बाद अल्टीमेटली हो जाती है डेथ। और इन तीनों फेजेस को रेगुलेट करने का काम कौन करता है, हॉर्मोन्स करते हैं आपकी बॉडी में। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था फ्लावरिंग प्लांट की टाइप, जिसमें आपने मोनोकार्पिक, पॉलीकार्पिक पढ़ा था। और उसमें 2 एक्सेप्शनल केस आप लोगों ने पढ़े थे, बैम्बू एंड नीला कुरंजी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एनिमल्स पढ़े थे। तो एनिमल्स में मैंने आपको बताया था सीजनल एंड कंटिन्यूअस ब्रीडर। सीजनल वो हैं जो पूरा साल बेटा ब्रीड करते हैं, सॉरी, सीजनल वो हैं जो पर्टिकुलर सीजन में ब्रीड करेंगे। और कंटिन्यूअस ब्रीडर में ह्यूमंस बेस्ट एग्जांपल हैं, जो किसी भी सीजन में पूरा थ्रू आउट द ईयर ब्रीड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें मैंने एक एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से लर्न करने को बोला था कि जो बर्ड्स होते हैं वैसे वो सीजनल ब्रीडर हैं, लेकिन जो पोल्ट्री बर्ड्स हैं वो कंटिन्यूअस ब्रीडर होते हैं, क्योंकि उनको कंटिन्यूअस ब्रीडर बनाया जाता है फॉर द इकोनॉमिकल बेनिफिट्स ऑफ द ह्यूमन।
अब इसके बाद बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एनिमल्स के अंदर दो टॉपिक आप लोगों ने देखने हैं, एस्ट्रस साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। अभी जो एस्ट्रस और मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये बेसिकली हमें मिलता है फीमेल की बॉडी में, नॉट इन केस इन द मेल बट इट इज प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ द फीमेल। तो फीमेल की जो ओवरी है और फीमेल का जो यूट्रस है, यूट्रस बेटा फीमेल की बॉडी का वो पार्ट है जिसमें बेबी प्रेजेंट होता है, फीटस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो फीमेल की जो ओवरी है और जो उसका यूट्रस है, दोनों में लगातार कुछ चेंजेस आते हैं। उन चेंजेस को एस्ट्रस साइकिल बोला जाता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है। एस्ट्रस साइकिल बेसिकली आपको किन फीमेल्स में देखने को मिलता है? एस्ट्रस साइकिल बेटा आपको मिलता है नॉन प्राइमेट्स की फीमेल में। नॉन प्राइमेट्स और प्राइमेट्स का डिफरेंस पहले समझ लो। प्राइमेट्स जो ऑर्डर का नाम है, प्राइमेटा इज द नेम ऑफ द ऑर्डर, और प्राइमेटा में बेटा सिर्फ 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ह्यूमन, मंकी, एप्स। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखो तो एग्जांपल आपको क्लियर, सॉरी स्लाइड को ध्यान से देखो तो आपको क्लियर हो जाएगा। जो आपका प्राइमेट्स है उसमें एक ह्यूमन है, एक आपके पास मंकी है और एक आपके पास है एप्स। तो ह्यूमन, मंकी एंड एप्स ये तीनों आपके किस केस में आते हैं बेटा? प्राइमेट्स में। इनको प्राइमेट्स में रखा जाता है, ठीक है। इनको छोड़ के बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स आपके पास हैं वो सारे किस में आ जाएंगे? आपके पास नॉन प्राइमेट्स में। फॉर एग्जाम्पल काउ, डॉग, शीप एक्सेट्रा। क्लियर? तो बस ध्यान रखो कि प्राइमेटा ऑर्डर में 3 ऑर्गेनिज्म आते हैं, ह्यूमन, मंकी एंड एप्स, और उनको छोड़ के बाकी जितने भी क्लास मेमेलिया के मेंबर हैं वो नॉन प्राइमेट्स हैं। तो ह्यूमन, मंकी और एप्स की जो फीमेल्स हैं उनकी बॉडी में कौन सा साइकिल ऑपरेट होता है? उनकी बॉडी में ऑपरेट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। और नॉन प्राइमेट्स की बॉडी में कौन सा साइकिल ऑपरेट होता है बेटा? एस्ट्रस साइकिल। कौन सा साइकिल ऑपरेट होता है? एस्ट्रस, ठीक है। अब इन दोनों साइकिल को ध्यान से समझो। एस्ट्रस साइकिल जो होगा उसमें 2 तरह के फेज आपको देखने को मिलेंगे। पहला फेज आपके पास आता है एस्ट्रस, जिसको बोला जाता है हीट पीरियड। क्या नाम है उसका? एस्ट्रस और हीट पीरियड। और उसके बाद दूसरा फेज आता है एनेस्ट्रस। एनेस्ट्रस का दूसरा नाम क्या है? पैसिव पीरियड। क्या नाम है यहाँ पर? पैसिव पीरियड। तो यानी कि जो एस्ट्रस साइकिल है उसमें 2 तरह के फेज आते हैं। पहला फेज आता है एस्ट्रस यानी कि हीट पीरियड, और सेकंड आता है एनेस्ट्रस यानी कि पैसिव पीरियड, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की करूं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में बेटा टोटल 3 फेजेस आते हैं। कितने फेज आते हैं? टोटल 3। सबसे पहले फेज का नाम क्या है? मेंस्ट्रुअल फेज। सेकंड फेज कौन सा है? प्रोलिफरेटिव फेज। और थर्ड फेज कौन सा है? सिक्रेटरी। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में टोटल कितने फेजेस आते हैं बेटा आपके पास? टोटल 3 फेजेस। और एस्ट्रस साइकिल में टोटल कितने फेजेस आते हैं? 2 फेजेस, ठीक है। ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात ये है कि चाहे आप एस्ट्रस साइकिल पढ़ो चाहे आप मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ो बेटा, दोनों ही साइकिल में फीमेल की बॉडी के अंदर जो उसका पार्ट है यूट्रस, यूट्रस की सबसे अंदर वाली लेयर को नाम दिया जाता है एंडोमेट्रियम। क्या बोला जाता है उसको? एंडोमेट्रियम। तो अगर मैं एस्ट्रस साइकिल की बात करूं तो एस्ट्रस में एंडोमेट्रियम टूटती है। क्या होता है? एंडोमेट्रियम ब्रेक करती है, ठीक है। जितनी बार एस्ट्रस पीरियड आएगा, जितनी बार हीट पीरियड आएगा, उतनी बार जो एंडोमेट्रियम है वो यहाँ पर क्या होगी? ब्रेक होगी। लेकिन जो एंडोमेट्रियम उनकी बॉडी में टूटती है वो बॉडी के अंदर क्या हो जाती है बेटा? रीएब्सॉर्ब हो जाती है। क्या हो जाती है? रीएब्सॉर्ब। यानी कि जो टूटी हुई एंडोमेट्रियम है वो बॉडी से बाहर नहीं निकलेगी, वो बॉडी के अंदर ही क्या हो जाती है? एब्सॉर्ब हो जाती है। अब उस वजह से क्या होगा कि फीमेल की बॉडी में जो ब्लड है वो फ्लो आउट नहीं होता है। फीमेल की बॉडी से बाहर ब्लड फ्लो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो एंडोमेट्रियम टूटी है बेटा वो बॉडी के अंदर ही क्या हो गई? रीएब्सॉर्ब हो गई। उसके रीएब्सॉर्ब होने से ब्लड जो होगा दैट विल डज नॉट फ्लो आउट, ठीक है। लेकिन अगर मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करूं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में बेटा जिन फीमेल्स को जो हम रखते हैं, जो प्राइमेट की फीमेल्स हैं, उनके यूट्रस में जब एंडोमेट्रियम टूटती है, जब भी एंडोमेट्रियम टूटती है बेटा तो वो बॉडी से बाहर पास आउट होती है। इंपॉर्टेंट डिफरेंस, यहाँ पर एंडोमेट्रियम क्या हो रहा है बेटा? रीएब्सॉर्ब हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एंडोमेट्रियम क्या हो रहा है? पास आउट हो रहा है। पास आउट मतलब बॉडी से बाहर निकलेगा। कैसे निकलेगा? वेजाइनल ओपनिंग के थ्रू।
तो जब ब्रोकन एंडोमेट्रियम बॉडी से बाहर निकलेगी बेटा तो डेफिनेटली ब्लड लॉस होगा। तो उस केस में ब्लड निकलता है फीमेल की बॉडी से बाहर, और उस फेज को क्या नाम दिया जाता है? मेंसेस फेज। क्या बोला जाता है उसको? मेंसेस फेज। क्लियर? तो यहाँ पर आपके पास देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एक तो बेटा सबसे पहले एस्ट्रस साइकिल आपको किस में मिलता है? नॉन प्राइमेट्स की फीमेल में। मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में मिलता है? प्राइमेट्स की फीमेल में। प्राइमेट्स में कौन कौन से एग्जांपल हैं? ह्यूमन, मंकी एंड एप्स। नॉन प्राइमेट्स में बाकी सारे ऑर्गेनिज्म। एस्ट्रस साइकिल में बेटा टोटल कितने फेजेस हैं आपके पास? टोटल हमारे पास है यहाँ पर 2 फेज, ठीक है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में टोटल कितने फेजेस आते हैं? टोटल 3 फेजेस। अच्छा, एस्ट्रस साइकिल में जो एंडोमेट्रियम टूटेगी वो बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी बेटा? रीएब्सॉर्ब। तो उसकी वजह से बॉडी से बाहर जो ब्लड लॉस है वो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम टूटती है वो बॉडी से बाहर क्या हो जाती है? पास आउट। क्या हो जाती है बेटा? पास आउट। तो उसके पास होने से ब्लड लॉस होगा, तो उसको क्या नाम दिया जाता है? मेंसेस फेज। क्या बोला जाता है उसको? मेंसेस फेज। क्लियर? अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एस्ट्रस साइकिल के टाइम पे जब एस्ट्रस पीरियड चलेगा, एस्ट्रस पीरियड का मतलब जब एंडोमेट्रियम टूटेगी और बॉडी के अंदर रीअब्सॉर्ब होगी, तो उस टाइम पे फीमेल में जो सेक्स अर्ज है वो इंक्रीज हो जाती है। सेक्स अर्ज इंक्रीज होने का मतलब कि जो फीमेल होगी दैट विल परमिट द कॉप्यूलेशन। क्या परमिट करती है? कॉप्यूलेशन। कौन से पीरियड में? एस्ट्रस पीरियड। यानी कि जब फीमेल की बॉडी में एस्ट्रस पीरियड होगा तब उसकी एंडोमेट्रियम ब्रेक होगी, लेकिन वो बॉडी के अंदर रीअब्सॉर्ब हो जाएगी, तो उसे ब्लड लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा। और इस टाइम पे फीमेल जो है वो कॉप्यूलेशन के लिए रेडी है, मतलब वो ब्रीडिंग करने के लिए रेडी है। क्लियर? लेकिन अगर मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करूं बेटा, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखो क्या हो रहा है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब मेंसेस फेज होता है तो टूटी हुई एंडोमेट्रियम बॉडी से बाहर पास आउट होती है, जिसकी वजह से ब्लड लॉस होगा। तो उस फेज को क्या बोला जाता है? मेंसेस फेज। अब इस फेज में जो सेक्स अर्ज है वो फीमेल में इंक्रीज नहीं होती है, मतलब कहने का कि फीमेल डज नॉट परमिट द कॉप्यूलेशन। फीमेल कॉप्यूलेशन को क्या परमिट नहीं करेगी? कौन से फेज में? मेंसेस फेज में। तो ये बेसिक डिफरेंस आपके पास है बिटवीन द एस्ट्रस साइकिल एंड बिटवीन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो एक चीज ध्यान में आपने रखना है कि जब आप ये पढ़ोगे साइकिल, तो बेटा इसमें सबसे पहले आपने एक चीज देखनी है कि जो एस्ट्रस है वो प्राइमेट्स की, नॉन प्राइमेट्स फीमेल में होगा, और जो मेंस्ट्रुअल है दैट विल बी इन द प्राइमेट्स फीमेल। एस्ट्रस में ब्लड लॉस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो ब्रोकन एंडोमेट्रियम है वो बॉडी के अंदर क्या हो जाती है? रीअब्सॉर्ब। तो इस टाइम पे फीमेल क्या परमिट करती है? कॉप्यूलेशन। मेंस्ट्रुअल फेज में जो ब्रोकन एंडोमेट्रियम होगा वो बॉडी से बाहर क्या हो जाएगी? पास आउट। तो उसकी वजह से क्या होगा? ब्लड फ्लो। तो इस ब्लड फ्लो को क्या बोला जाता है? मेंसेस फेज। तो इस टाइम पे जो फीमेल है दैट डज नॉट परमिट द कॉप्यूलेशन। ये ध्यान रखना है आपने बिटवीन द एस्ट्रस साइकिल एंड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अभी सिर्फ इनका आपने ब्रीफ बेटा डिफरेंस करना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल अगले चैप्टर में हम डिटेल में भी करेंगे। अब उसके बाद आप लोगों ने बताना है रिगार्डिंग द सेक्सुअलिटी इन द ऑर्गेनिज्म, कि कितने तरह के सेक्सेस हैं, कैसे कैसे सेक्स का अरेंजमेंट है। तो सबसे पहले बेटा इसमें जो आप लोगों के पास आएगा दैट इज बेसिकली द, अगर आप यहाँ पर देखो तो फर्स्ट आपके पास आता है होमोथैलिक। ठीक है, ये जो आपके पास टर्म है होमोथैलिक, आपको स्क्रीन पे क्लियर दिख रहा होगा। होमोथैलिक में देखो एक वर्ड हमारे पास लगा है दैट इज होमो। होमो का मतलब क्या होता है बेटा? सेम। क्या होता है? सेम, ठीक है। दूसरा वर्ड आप लोगों के पास क्या लगा है? थैलिक। कौन सा वर्ड है आपके पास? थैलिक। थैलिक वर्ड इज कमिंग फ्रॉम थैलस। थैलस पढ़ा है ना आप लोगों ने। तो होमोथैलिक में होमो का मतलब क्या होगा? सेम। यानी कि इस केस में अगर आप देखो तो दोनों गैमीट दे आर कमिंग फ्रॉम द सेम पेरेंट। जो दोनों गैमीट हैं बेटा दे आर एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द सेम पेरेंट। जब दोनों गैमीट सेम पेरेंट से आएंगे तो कंडीशन को क्या बोला जाता है? होमोथैलिक। किसके केस में होगा? इट इज इन द केस ऑफ फंजाई एंड इन केस ऑफ सम प्लांट्स।
तो कुछ प्लांट और कुछ फंजाई में दोनों गैमीट सेम पेरेंट से आते हैं, तो उस कंडीशन को यहाँ पर क्या बोला जाता है, होमोथैलिक। क्या बोला जाता है उसको, होमोथैलिक। या फिर हम इस कंडीशन को एक और नाम देते हैं, दैट इज मोनोइशियस, बिकॉज बोथ द सेक्सेस आर कमिंग फ्रॉम द सेम पेरेंट। या फिर इस कंडीशन को नाम दिया जाता है बाइसेक्सुअल। क्यों, क्योंकि दोनों सेक्स एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर है। फंजाई में अगर एग्जांपल देना है तो म्यूकर का एग्जांपल आप दे सकते हो। म्यूकर इज अ फंजाई विच इज हैविंग होमोथैलिक कंडीशन। फिर इसके बाद बताते हैं कि बेटा कुछ प्लांट आपके पास ऐसे हैं जिसमें बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट, मतलब जो दोनों मेल एंड फीमेल फ्लावर्स हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल। जब दोनों फ्लावर सेम इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं तो कंडीशन को क्या बोला जाता है, मोनोइशियस। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंडीशन, मोनोइशियस। मोनोइशियस का मतलब मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट में है। एक ही प्लांट में अगर मेल एंड फीमेल फ्लावर है तो कंडीशन कौन सी होगी, मोनोइशियस। एग्जाम्पल कौन सा है, मेज, कोकोनट, कुकरबिट। ये तीन जो एग्जाम्पल आपके पास है, ये तीनों किस केस में आते हैं, मोनोइशियस। फिर उसके बाद बेटा सेकंड कंडीशन आपके पास आती है हेट्रोथैलिक। अब हेट्रोथैलिक में देखो पहला वर्ड आपके पास है हेट्रो। हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, ठीक है। और दूसरा वर्ड इन्होंने लिखा है थैलिक। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो दोनों गैमीट हैं दे आर कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट पेरेंट। क्लियर, दोनों गैमीट कहाँ से आ रहे हैं बेटा, द बोथ द गैमीट्स आर कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट पेरेंट्स। तो कंडीशन को क्या बोला जाता है, हेट्रोथैलिक। अब ये टर्म हम कॉमनली फंजाई में यूज कर सकते हैं। फंजाई का एग्जांपल आपके पास गिवन है राइजोपस, ठीक है। और कुछ बेटा जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं, उनमें क्या होगा कि जो आपका मेल और एक आपके पास फीमेल फ्लावर है, दे आर प्रेजेंट ऑन द सेपरेट प्लांट। अगर ये सेपरेट प्लांट में मिलते हैं तो कंडीशन को क्या बोला जाता है, द कंडीशन इज नोन एज डायोशियस। क्या कंडीशन बोला जाता है, डायोशियस, या फिर इसको बोला जाता है यूनिसेक्सुअल। यानी कि अगर एक ही प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर दोनों हैं तो वो मोनोइशियस है, लेकिन अगर मेल और फीमेल फ्लावर डिफरेंट में प्रेजेंट है तो वो डायोशियस है, यानी कि वो यूनिसेक्सुअल है। तो इसमें बेटा एक एग्जाम्पल आपके पास आता है पपाया, और जो सेकंड एग्जाम्पल आप लोगों के पास आता है दैट इंक्लूड द डेट पाम। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपने बहुत अच्छे से लर्न करनी है क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, और इनके ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली आप लोगों को पेपर में पूछा जाता है। तो ऑलवेज रिमेंबर, प्लांट में मोनोइशियस कंडीशन का मतलब बोथ द फ्लावर आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल। तो एग्जाम्पल है मेज, कोकोनट एंड कुकरबिट। और जिन प्लांट्स में एक ही के ऊपर एक ही तरह का फ्लावर मिलेगा, आइदर मेल और फीमेल, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, डायोशियस। एग्जाम्पल पपाया एंड डेट पाम। तो हेट्रो और होमोथैलिक टर्म जनरली हम फंजाई में यूज करते हैं। फिर मोनोइशियस या डायोशियस हम हायर ऑर्गेनिजम्स के लिए करते हैं, जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स। फिर उसके बाद बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बताया जाता है कि जैसे आपके पास फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिनको आप एंजियोस्पर्म बोलते हो, ठीक है, तो उनके केस में हमें समटाइम मिलते हैं स्टेमिनेट फ्लावर। स्टेमिनेट फ्लावर का मतलब क्या होता है, इट इज अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसमें सिर्फ कौन सा गैमीट प्रेजेंट होगा, मेल गैमीट। तो जिस फ्लावर में सिर्फ मेल गैमीट प्रेजेंट है उस फ्लावर को क्या बोला जाता है, स्टेमिनेट। सेम वे में जिसमें बेटा सिर्फ फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा, ठीक है, जिसमें सिर्फ आपके पास कौन सा होगा, फीमेल, तो उसको क्या नाम दिया जाता है, पिस्टिलेट। क्या नाम दिया जाता है उसको, पिस्टिलेट। तो पिस्टिलेट फ्लावर वो है जिसमें सिर्फ फीमेल पार्ट है, यानी कि पिस्टिल है। और स्टेमिनेट फ्लावर वो है जिसमें सिर्फ आपके पास क्या है, मेल पार्ट, ठीक है, दैट इज स्टेमन। सेम वे में कुछ लोअर प्लांट्स हैं बेटा। लोअर प्लांट्स में एग्जांपल जैसे हमारे पास आता है कारा। कारा आपको पता है ना, एल्गी है आपके पास, ठीक है। तो लोअर प्लांट्स में एग्जांपल आपके पास आता है कारा। कारा में आपको मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों मिलेंगे। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोला जाता है, एंथ्रीडियम, और बेटा फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोला जाता है, oogonia।
तो कारा के केस में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट हैं। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, मोनोइशियस। कौन सी कंडीशन है, मोनोइशियस। क्यों, क्योंकि मेल और फीमेल गैमीट दोनों प्रेजेंट हैं। अगर हम यहाँ पे बेटा सेकंड एग्जाम्पल देखें तो सेकंड एग्जाम्पल हमारे पास आता है यहाँ पर मार्केंशिया। कौन सा एग्जाम्पल है हमारे पास, मार्केंशिया। ब्रायोफाइट्स में पढ़ते हो ना। तो मार्केंशिया में जो कंडीशन है वो डायोइशियस कंडीशन है। डायोइशियस का मतलब दोनों सेक्स सेपरेटेड है। यहाँ पर जो बेटा फीमेल प्लांट होगा, ठीक है, फीमेल प्लांट को हम यहाँ पर एग्जाम्पल नाम देते हैं आर्किगोनिया। क्या है हमारे पास फीमेल प्लांट में, आर्किगोनिया, जो प्रेजेंट होगा आर्किगोनियोफोर के ऊपर। और एक हमारे पास यहाँ पर आता है मेल प्लांट। मेल प्लांट में क्या प्रेजेंट होगा, इट बियर एंथ्रीडिया। किसके ऊपर प्रेजेंट होगा, एंथ्रीडियोफोर के ऊपर। तो मार्केंशिया जो प्लांट है, ऑलवेज रिमेंबर ये प्लांट आपके पास कैसा है, डायोइशियस। और जो कारा प्लांट है वो कैसा है, मोनोइशियस। अब अगर आप डायग्राम देखो बेटा, जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ये डायग्राम बिल्कुल आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है। अब इसमें देखो जो यहाँ पर सी डायग्राम है आपके पास, दिख रहा है आपको सी डायग्राम, ठीक है। अब ये डायग्राम हमारे पास किसका है, दिस इज द डायग्राम फॉर कारा। किसका डायग्राम है आपके पास, ये कारा का। तो कारा के केस में क्या है आपके पास, कौन सी कंडीशन है, कारा के केस में कंडीशन है मोनोइशियस। ये देखो ऊपर वाला फीमेल सेक्स ऑर्गन विच इज नोन एज oogoनियम, ठीक है। नीचे वाला मेल सेक्स ऑर्गन दैट इज नोन एज एंथ्रीडियम, दोनों प्रेजेंट हैं, तो कंडीशन को क्या बोलोगे, मोनोइशियस। फिर नीचे वाले डायग्राम में आ जाओ, दिस इज द डायग्राम फॉर मार्केंशिया। किसका डायग्राम है बेटा, ये मार्केंशिया का। अब मार्केंशिया के केस में कंडीशन देखो कैसी दिखी आपको। कंडीशन में बेटा आपके पास एक है फीमेल थैलस, जिसके ऊपर है आर्किगोनियोफोर। आर्किगोनियोफोर के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, इसके ऊपर प्रेजेंट होगा आर्किगोनिया विच इज द फीमेल गैमीट। फिर एक हमारे पास है बेटा एंथ्रीडियोफोर। एंथ्रीडियोफोर के ऊपर ये क्या प्रेजेंट है, एंथ्रीडियम, जो क्या है, मेल गैमीट। तो एक हमारे पास है मेल थैलस, दिस इज योर मेल थैलस, जिसमें है एंथ्रीडियम। और ये हमारे पास है फीमेल थैलस, जिसमें होगा आर्किगोनिया। और दोनों में कंडीशन कौन सी है, डायोइशियस। तो यहाँ कंडीशन है डायोइशियस, और कारा में कौन सी कंडीशन है, मोनोइशियस, क्योंकि दोनों गैमीट सेम में प्रेजेंट है। सेम तरीके से बेटा ऊपर वाला डायग्राम देखो, ऊपर वाला डायग्राम ए डायग्राम किसका डायग्राम है, दिस इज द डायग्राम फॉर अर्थवॉर्म। ये अर्थवॉर्म का डायग्राम है, ठीक है। अब अर्थवॉर्म के डायग्राम में देखो आपको टेस्टिस भी मिल रही है, ठीक है, और उसकी बॉडी में ओवरी भी प्रेजेंट है। तो टेस्टिस और ओवरी सेम में प्रेजेंट है, तो कंडीशन को क्या बोलोगे, कंडीशन इज नोन एज, क्या बोलोगे बेटा, बाइसेक्सुअल। या तो बाइसेक्सुअल बोलोगे, या फिर आप इसको बोलोगे मोनोइशियस। क्या बोलोगे, बाइसेक्सुअल और मोनोइशियस, क्योंकि एक ही में दोनों सेक्स प्रेजेंट है। अब ये वाला डायग्राम देखो, दैट इज बी डायग्राम। ध्यान से देखो बी डायग्राम को, किसका डायग्राम है ये, बहुत क्लियर, कॉकरोच का। ये तो +1 में आपने करा भी था, ठीक है। ये मेल है, तो मेल की बॉडी में क्या प्रेजेंट है, टेस्टिस। फिर ये फीमेल है, तो फीमेल की बॉडी में क्या प्रेजेंट है, ओवरी। तो यहाँ पर दोनों सेक्स सेपरेट हैं, तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, कंडीशन को या तो बोलेंगे डायोशियस, या फिर कंडीशन को हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल। लास्ट बेटा डायग्राम देखो, ई डायग्राम। ई डायग्राम बिल्कुल नीचे आपको नजर आ रहा होगा, दिस इज द डायग्राम फॉर द फ्लावर ऑफ स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो जो प्लांट है उसके फ्लावर का डायग्राम है ये। अब डायग्राम में देखो फ्लावर में आपको ये क्या नजर आ रहा है, स्टेमन। स्टेमन किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल पार्ट को। और ये क्या नजर आ रहा है आपको, कार्पल। कार्पल किसको रिप्रेजेंट करता है, फीमेल पार्ट को। तो यानी कि इसमें मेल गैमीट भी प्रेजेंट है और इसमें फीमेल गैमीट भी प्रेजेंट है। तो जब दोनों गैमीट सेम में प्रेजेंट है, तो अगेन कंडीशन को क्या बोलेंगे बेटा, बाइसेक्सुअल। क्या बोला जाता है कंडीशन को, बाइसेक्सुअल, ठीक है। तो याद रखो अर्थवॉर्म के केस में कंडीशन है बाइसेक्सुअल,
फिर आपके पास है कारा, कारा में भी कंडीशन कैसी है, बाइसेक्सुअल और मोनोइशियस। फिर आता है मार्केंशिया, मार्केंशिया में दोनों अलग अलग हैं, तो कंडीशन को क्या बोला जाता है, यूनिसेक्सुअल और डायोशियस। फिर आता है आपके पास कॉकरोच का डायग्राम, तो कॉकरोच में कैसी कंडीशन है, अगेन यूनिसेक्सुअल और डायोशियस। और फिर आपके पास डायग्राम है स्वीट पोटैटो के फ्लावर का, जिसमें दोनों गैमीट प्रेजेंट हैं, कार्पल भी है और इवन स्टेमन भी है। तो कंडीशन को क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल या फिर मोनोइशियस। ये एग्जाम्पल है बेटा कुछ ऑर्गेनिजम्स की जो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको आ सकते हैं एग्जाम्स में, तो इनको ध्यान से आपने याद करना है। देख लो किसका डायग्राम कौन सा है, अर्थवॉर्म, कारा, मार्केंशिया, कॉकरोच एंड स्वीट पोटैटो। पांचों में कंडीशन देख लो कैसी है, सेक्सुअलिटी के ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इस चैप्टर में से। लास्ट टाइम बेटा ये डायग्राम दिखाया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले, तो ये डायग्राम आई थिंक सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। डायग्राम में बस ये सेक्सुअलिटी के ऊपर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, एंड ये क्वेश्चन आप लोगों को मोस्ट कॉमनली पूछा जाएगा मल्टीपल चॉइस में। तो हमेशा याद रखो कि जो आपके पास ये डायग्राम है ए, दिस इज अ डायग्राम ऑफ अर्थवॉर्म, ठीक है। तो अर्थवॉर्म में टेस्टिस भी है, अर्थवॉर्म में ओवरी भी है, तो कंडीशन को यहाँ पर बोला जाता है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल के अलावा और क्या टर्म आप यूज करते हो, मोनोइशियस, मोनोइशियस का मतलब दोनों सेक्स एक ही में प्रेजेंट है। या फिर बेटा तीसरी टर्म यहाँ पर यूज किया जाता है हर्मेफ्रोडाइट, हर्मेफ्रोडाइट का मतलब बोथ द सेक्स आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसके बाद ये देखो बी डायग्राम, बी डायग्राम जो आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, दिस इज बेसिकली द डायग्राम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कॉकरोच, जो आपने +1 में बहुत डिटेल में पढ़ा है। मेल अलग फीमेल अलग नजर आ रही है, मेल के केस में टेस्टिस एंड फीमेल के केस में ओवरी। तो इस कंडीशन को यहाँ पर नाम दिया जाता है यूनिसेक्सुअल, क्या बोला जाता है इसको, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का जो दूसरा टर्म हम यूज करते हैं दैट इज डायोशियस, सॉरी डी ज्यादा ही बड़ा हो गया। तो एक आपके पास यूनिसेक्सुअल है, तो एक आपके पास आएगा डायोशियस, ठीक है। सी डायग्राम अगर आप यहाँ पर देखो बेटा, दिस इज द डायग्राम फॉर द ऑर्गेनिज्म कारा, कारा का डायग्राम है। कारा में आपको फीमेल सेक्स ऑर्गन मिलता है ओगोनियम, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम। दोनों मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही में प्रेजेंट है, तो कंडीशन इज नोन एज बाइसेक्सुअल, क्या बोला जाता है इसको, बाइसेक्सुअल। फोर्थ डायग्राम डी डायग्राम देखो, दिस इज अ डायग्राम फॉर द प्लांट मार्केंशिया, मार्केंशिया का डायग्राम है बेटा। अगर आप देखो ये स्टॉक है आपके पास आर्किगोनियोफोर, ये स्टॉक है एंथ्रीडियोफोर, दोनों देख रहे हैं स्टॉक। अब आर्किगोनियोफोर के ऊपर ये क्या है, आर्किगोनिया, आर्किगोनिया कौन सा गेमीट है, फीमेल गेमीट। एंथ्रीडियोफोर के ऊपर ये क्या है, एंथ्रीडियम, दैट इज द मेल गेमीट। तो दोनों सेपरेट हैं, तो सेपरेट कंडीशन को क्या बोला जाता है, डायोशियस। या फिर इस कंडीशन को हम दूसरा नाम देते हैं यूनिसेक्सुअल। फिर लास्ट डायग्राम मैंने बताया था स्वीट पोटैटो प्लांट का डायग्राम है, ई डायग्राम, ठीक है। इस फ्लावर में देखो स्टेमन भी है जो कि मेल गेमीट है, फिर कार्पल भी है जो कि फीमेल गेमीट है, दोनों एक ही में है, तो कंडीशन इज नोन एज बाइसेक्सुअल, क्या बोलते हैं इसको, बाइसेक्सुअल। या फिर इस कंडीशन को दूसरा नाम दिया जाता है मोनोइशियस, ठीक है। तो ये डायग्राम आप जरा ध्यान से देख लेना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपको, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल बस याद कर लेना कि अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में बेटा बाइसेक्सुअल भी होते हैं और एनिमल्स में यूनिसेक्सुअल भी होते हैं। बाइसेक्सुअल में अगर आप एग्जाम्पल देखो तो उसमें फर्स्ट एग्जाम्पल आपके पास है अर्थवॉर्म, सेकेंड एग्जाम्पल टेपवॉर्म, थर्ड एग्जाम्पल है आपका लीच एंड फोर्थ एग्जाम्पल आपके पास है स्पॉन्ज। तो इस कंडीशन को यहाँ पर क्या नाम दिया जाता है, हर्मेफ्रोडाइट, क्या बोला जाता है, हर्मेफ्रोडाइट। बोथ द सेक्स आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्गेनिज्म। फिर कंडीशन आती है यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल का मतलब एक में एक ही सेक्स है, या तो ओवरी या फिर टेस्टिस। पहला एग्जांपल है ह्यूमन, सेकंड एग्जांपल कॉकरोच एंड थर्ड एग्जांपल फ्रॉग।
तो इस कंडीशन को यहाँ पर नाम दिया जाता है डायोशियस कंडीशन। क्या बोला जाता है? डायोशियस। और हर्मेफ्रोडाइट को एक और नाम दिया जाता है मोनोइशियस। ठीक है, तो एग्जाम्पल याद करो क्योंकि पेपर में इनके ऊपर क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। अब इसके बाद आप लोगों ने बताना है कि कौन कौन से इवेंट्स है। कर सकते हो बेटा, हर्मेफ्रोडाइट टर्म यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर्मेफ्रोडाइट का मतलब ही बाइसेक्सुअल कंडीशन है। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने ये बताना है कि जो ऑर्गेनिज्म बेटा सेक्सुअली मैच्योर होते हैं तो उनके लाइफ में हमें 3 तरह के इवेंट्स नजर आते हैं। टोटल 3 इवेंट्स। पहला इवेंट आपके पास है प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड इवेंट है फर्टिलाइजेशन, थर्ड हमारे पास है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब है फर्टिलाइजेशन से पहले, फिर फर्टिलाइजेशन, और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, जैसे एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, तो इन सबकी लाइफ में 3 तरह के इवेंट्स आपको मिलते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहला जो इवेंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे दैट इज बेसिकली द प्री फर्टिलाइजेशन। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले। तो बेटा फर्टिलाइजेशन से पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म में 2 चीजें होंगी। ठीक है, एक उसकी बॉडी में होगा ये वाला प्रोसेस जिसको बोला जाता है गैमीटोजेनेसिस, और दूसरा उसकी बॉडी में होगा ये जिसको बोला जाता है गैमीट ट्रांसफर। अब आप इन दोनों को देखो, दिस इज नंबर 1 प्रोसेस विच इज गैमीटोजेनेसिस एंड दिस इज नंबर 2 विच इज नोन एज गैमीट ट्रांसफर। ये दोनों कब होंगे? फर्टिलाइजेशन से पहले। अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। अगर हम बात करें बेटा यहाँ पर गैमीटोजेनेसिस की, जो कि हमारे पास सबसे पहला पार्ट आएगा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में, तो गैमीटोजेनेसिस में क्या प्रोसेस होगा? इट इज एक्चुअली द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। क्या बनेंगे इसमें? हमारे पास गैमीट्स बनेंगे, इसलिए प्रोसेस को क्या बोला जाता है? गैमीटोजेनेसिस। अब जो गैमीट बनेंगे बेटा वो होमो भी हो सकते हैं और वो हेट्रो भी हो सकते हैं। अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे होमोगेमीट एंड हेट्रोगेमीट। होमो में किसका एग्जांपल आता है? आइसोगेमीट्स का, जो आइसोगेमी करेंगे। और हेट्रोगेमीट में आप एग्जांपल देते हो एनाइसोगेमीट एंड ooगेमीट का। ठीक है, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में अगर पूछा गया कि मेजोरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म में कैसे गेमीट बनते हैं, तो उसका आंसर आपके पास क्या आता है? हेट्रोगेमीट। ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में कैसे गेमीट बनते हैं? हेट्रोगेमीट। ठीक है, मेल गैमीट को या तो नाम दिया जाता है बेटा एंथीरोजोइड, या फिर इसको नाम दिया जाता है स्पर्म। क्या बोलते हैं? एंथीरोजोइड और स्पर्म। और अगर मैं फीमेल गैमीट की बात करूं तो फीमेल गैमीट में एग और यू कैन से ओवम। तो मेल गैमीट इज जनरली नोन एज एंथीरोजोइड और इट इज कॉल्ड स्पर्म, जो कि मोटाइल होता है। फीमेल गैमीट एग या ओवम है, जो आपके पास कैसा होता है? नॉन मोटाइल। ठीक है, गैमीट्स बेटा जितने भी बनते हैं ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में, वो आपके पास ऑब्वियसली कैसे बनते हैं? हैप्लॉइड। गैमीट हमेशा कैसे बनेंगे? हैप्लॉइड। कैसे गैमीट बनेंगे? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है? जिसके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है या फिर सिंगल सेट है क्रोमोसोम का, दैट इज नोन एज हैप्लॉइड। लेकिन बेटा जो पेरेंट बॉडी है जिसने की वो गैमीट बनाना है, वो आपके पास हैप्लॉइड भी हो सकती है और इट कैन बी डिप्लॉइड। हैप्लॉइड कंडीशन को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं एन से, और डिप्लॉइड कंडीशन को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं 2n से। फिर से हिल गया ये। हैप्लॉइड कंडीशन को क्या बोला जाता है? एन, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। डिप्लॉइड कंडीशन को क्या बोला जाता है? 2n, दैट इज डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम, डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो पेरेंट बॉडी बेटा हैप्लॉइड भी हो सकती है, पेरेंट बॉडी डिप्लॉइड भी हो सकती है, लेकिन गैमीट जो बनते हैं वो हमेशा कैसे बनते हैं? हैप्लॉइड गैमीट। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उनकी लाइफ में टोटल कितने इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे? 3। पहले इवेंट का नाम क्या है? प्री फर्टिलाइजेशन। सेकेंड क्या है आपके पास? फर्टिलाइजेशन। एंड थर्ड आपके पास है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? प्री फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले। तो फर्टिलाइजेशन से पहले एक हमारे पास क्या होगा? गैमीटोजेनेसिस, और एक हमारे पास क्या होगा? गैमीट ट्रांसफर। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। और गैमीट कैसे होते हैं? मे बी होमो और मे बी हेट्रो।
ज्यादातर केसेस में कैसे बनेंगे? हेट्रो। मेल गैमीट को क्या बोला जाता है? एंथीरोजोइड और स्पर्म विच इज मोटाइल। फीमेल गैमीट इज एग और ओवम विच इज नॉन मोटाइल। गैमीट हमेशा किस नेचर के बनते हैं बेटा? हमेशा बनते हैं हैप्लॉइड। लेकिन जो पेरेंट बॉडी है, इट कैन बी हैप्लॉइड और इट कैन बी डिप्लॉइड। हैप्लॉइड एन से आप डिनोट करोगे और डिप्लॉइड आप डिनोट करोगे कंडीशन अपनी 2n से। So 2n is basically diploid, which is having double set of chromosome. N is haploid, having half number of chromosomes. फिर इसमें दूसरा आता है आपके पास बेटा कि जो गैमीट बनते हैं, ठीक है, उस टाइम पे कौन सा डिवीजन होता है। अब अगर आपको याद हो तो आपने सेल डिवीजन का चैप्टर +1 में करा है और आपको पता है कि जब भी गैमीट बनाए जाते हैं तो जो टाइप ऑफ डिवीजन आपके पास होती है बेटा, दैट इज ऑब्वियसली द मियोसिस डिवीजन। ये जनरली आप लोगों ने सेल डिवीजन में पढ़ा है, लेकिन वहां पर बेटा आपने दो तरह की डिवीजन पढ़ी, माइटोसिस एंड मियोसिस। अब जरा ध्यान से देखो, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म जो बिलोंग करते हैं मोनेरा, फंजाई, ठीक है, फिर आपके पास एल्गी, उसके बाद है ब्रायोफाइट्स। कौन कौन से हैं? फर्स्ट यू हैव मोनेरा, देन सेकंड फंजाई, देन थर्ड आपके पास है एल्गी, नंबर फोर्थ हमारे पास है ब्रायोफाइट। अब इनके केसेस में हम क्या देखेंगे कि इनके केसेस में जो पेरेंट बॉडी है वो कैसी होती है? हैप्लॉइड पेरेंट बॉडी। कैसी होती है आपके पास? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब समझ गए ना, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो जब हैप्लॉइड पेरेंट गैमीट बनाएगा तो गैमीट भी तो बेटा हैप्लॉइड ही बनने हैं। हैप्लॉइड पेरेंट है, उसने हैप्लॉइड ही गैमीट बनाने हैं, तो फिर डेफिनेटली आप वहां पे मियोसिस थोड़ी करोगे। आप वहां पे कौन सा डिवीजन करोगे? माइटोटिक डिवीजन। कौन सा डिवीजन होगा आपके पास? माइटोटिक डिवीजन। तो अगर आपके पास पेरेंट बॉडी हैप्लॉइड है, ठीक है, और उसने आगे जाके बनाने हैं गैमीट, और गैमीट भी कैसे बनाने हैं? हैप्लॉइड। तो उस टाइम पे जो डिवीजन आप लोग करोगे, दैट विल बी द माइटोसिस डिवीजन। कौन सा होगा? माइटोसिस डिवीजन। एग्जाम्पल मोनेरा, फंजाई, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स। क्लियर? लेकिन बेटा जो ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं टेरिडोफाइट्स को, बिलोंग करते हैं जिम्नोस्पर्म्स को, एंजियोस्पर्म्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। चार एग्जांपल बता दी मैंने, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। अब इनमें जो पेरेंटल बॉडी है वो कैसी होती है? इट इज डिप्लॉइड। कैसी होती है बेटा आपके पास? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड का मतलब समझे? कंडीशन को क्या बोला जाता है? कंडीशन इज नोन एज 2n कंडीशन। डिप्लॉइड कंडीशन में डबल सेट है क्रोमोसोम के। तो ऑब्वियसली जब वो गैमीट बनाएंगे बेटा, तो गैमीट कैसे बनने चाहिए? गैमीट हमारे पास बनने चाहिए यहाँ पर हैप्लॉइड गैमीट। कैसे बनने चाहिए? हैप्लॉइड। तो फिर उसमें आप मियोसिस करोगे ना, माइटोसिस थोड़ी करोगे, क्योंकि आपने नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ करने हैं। तो हाफ के लिए जो डिवीजन आप परफॉर्म करोगे, दैट इज बेसिकली योर मियोसिस डिवीजन। तो दो चीजें ध्यान में रखो, अगर पेरेंट बॉडी आपके पास है हैप्लॉइड, तो उसने आगे जाके बनाने हैं हैप्लॉइड गैमीट। तो उसके लिए हम कौन सा डिवीजन करेंगे बेटा? माइटोसिस डिवीजन, ठीक है। और अगर पेरेंट बॉडी डिप्लॉइड है और उसने आगे जाके बनाने हैं हैप्लॉइड गैमीट, तो उसके लिए जो टाइप ऑफ डिवीजन आप यहाँ पर करोगे, दैट इज नोन एज मियोसिस डिवीजन। कौन सा डिवीजन होगा आपके पास? मियोसिस डिवीजन। तो मियोसिस डिवीजन आपके पास तब होगा जब पेरेंटल बॉडी आपके पास कैसी है? डिप्लॉइड। क्लियर? अब दूसरी बात इसमें बताते हैं कि जो पेरेंट डिप्लॉइड होते हैं, जैसे कि टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एनिमल्स, ह्यूमंस, उनकी बॉडी के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं। उन सेल्स को यहाँ पर नाम दिया जाता है मियोसाइट, या फिर इनको क्या बोला जाता है? गैमीट मदर सेल, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म बेटा डिप्लॉइड है, उनकी बॉडी के अंदर स्पेशल सेल हैं, उन सेल्स को यहाँ पर नाम दिया जाता है मियोसाइट, या फिर बोला जाता है गैमीट मदर सेल। नाउ दीज मियोसाइट अंडरगो विच डिवीजन? मियोसिस डिवीजन। कौन सी डिवीजन करते हैं? मियोसिस। तो ऑब्वियसली जब बेटा मियोसिस होगा, तो जो गैमीट मदर सेल है जिनको आप मियोसाइट बोलते हो, वो डिप्लॉइड होते हैं। तो जब वो मियोसिस करेंगे तो उससे जो गैमीट बनेंगे वो हैप्लॉइड बनेंगे। क्यों? बिकॉज दे कंटेन ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम।
तो इस हिसाब से हमने गैमीट को यहाँ पर क्या बोला, हैप्लॉइड। बस दो चीजें ध्यान में रखना, अगर ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है तो जब वो गैमीट बनाएगा तो वो माइटोसिस करेगा, सिंपल, ठीक है। अगर इंडिविजुअल डिप्लॉइड है तो जब वो गैमीट बनाएगा तो वो मियोसिस करेगा, क्यों, क्योंकि गैमीट कैसे बनते हैं, हैप्लॉइड। और इन ऑर्गेनिज्म की बॉडी में स्पेशल सेल होते हैं, उन सेल को क्या नाम दिया जाता है, मियोसाइट, या फिर उनको क्या बोला जाता है, गैमीट मदर सेल। उनका नेचर नेचर कैसा होगा बेटा, डिप्लॉइड होगा। और वो गैमीट जो बनाएंगे वो कैसे बनेंगे, हैप्लॉइड बनेंगे। और किस डिवीजन के थ्रू बनाएंगे, मियोसिस के। अब आज के लेक्चर में जो ये लास्ट आप लोगों ने देखना है बेटा, ये टेबल है जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। इवेंट्स जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में भी कंटिन्यू करेंगे। अब ये टेबल आप लोगों ने फिल करना है। टेबल में देखो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आपको दिए, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमंस दिए आपको। ह्यूमंस में बेटा टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है। और ध्यान रखो डिप्लॉयड दिया आपको नंबर ये। नियोसाइट, नियोसाइट अभी पता है ना मैंने किसको बोला था, गैमीट मदर सेल, जो आगे जाके क्या बनाता है, गैमीट बनाता है, तो वो कैसा होता है, डिप्लॉयड। हाउ मेनी नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स आर देयर, 46। तो ऑब्वियसली जब आप में गैमीट बनेगा तो गैमीट में तो बेटा हाफ होंगे, तो हाफ का मतलब इट कंटेन 22। सेम वे में देखो सेकंड एग्जांपल है हाउस फ्लाई, जो घरों में मक्खियां घूमती हैं आपके। डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है यहाँ पर, 12 है ना। तो अब आपसे वो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर इन द गैमीट, तो गैमीट में कितने होते हैं, हाफ होते हैं, तो हाफ का मतलब इट मस्ट कंटेन 6। फिर थर्ड एग्जाम्पल आपके पास है बेटा रैट, ठीक है। अब रैट में क्या है, देखो रैट में उन्होंने क्या करा, हमें ये नहीं दिया, डिप्लॉयड नंबर नहीं दिया हुआ, लेकिन उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, हैप्लॉयड नंबर दिया हुआ है, कितना है, 21। तो 21 का बेटा डबल कितना होगा, 21 का डबल कितना होगा, लिखो जरा चैट बॉक्स में जल्दी से। यस वेरी नाइस, 42, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, 42। तो 42 हम पढ़ेंगे आपके रैट के केस में। फिर हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा आता है, डॉग। डॉग के केस में देखो किसका दिया हुआ है, डिप्लॉयड 78। हैप्लॉयड कितना होगा बेटा, लिखो जरा चैट बॉक्स में फटाफट से, व्हाट विल बी द हैप्लॉयड नंबर। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो हैप्लॉयड नंबर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 39। कितना आ जाएगा यहाँ पर, 39। गलत मत बताना, मैं तुम्हारा ही आंसर लिख रही हूँ यहाँ पे। कैट के केस में बेटा डिप्लॉयड नंबर नहीं है, लेकिन हैप्लॉयड दिया है 19, तो डिप्लॉयड कितना होगा, डिप्लॉयड कितना होगा कैट के केस में, 19। 19 आधा, आधे का डबल। यस यस यस, हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल सही। 9 9 18, एक एक 2, एक 3, 38। तो आपके पास जो कैट है तो उसके केस में बेटा नंबर आपके पास हो गया डबल, दैट इज इक्वल टू 38। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लिखा जा रहा है बिकॉज आई हैव नो प्रॉपर पेन। उसके बाद आता है फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई में कितना लिखा है, डिप्लॉयड नंबर 8। तो हैप्लॉयड कितना होगा, वेरी सिंपल, 4। फिर से टेढ़ा हो गया। ऑफियोग्लॉसम, ऑफियोग्लॉसम फर्न का नाम है बेटा, फर्न, ठीक है। फर्न पता है ना किसमें पढ़ते हो, ब्रायोफाइट्स में। हैप्लॉयड नंबर कितना है, 630। जल्दी से बताओ डिप्लॉयड नंबर कितना होगा, डिप्लॉयड नंबर। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। दर्शना, ज्योति, पूजा, सुमित, अंजलि, रमन, 630 है बेटा। तो डिप्लॉयड नंबर कितना होगा, 1260। वेरी गुड। तो यहाँ पर दिस इंक्लूड 1260। एप्पल के केस में देखो 34। हैप्लॉयड कितना होगा, 34। हैप्लॉयड 17, ठीक है। तो हैप्लॉयड हमारे पास हो गया यहाँ पर 17। राइस के केस में 12, हैप्लॉयड 12, तो डिप्लॉयड कितना होगा, डिप्लॉयड 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 12 है हैप्लॉयड, तो डिप्लॉयड हो गया 24। बिल्कुल सही। मेस के केस में देखो, मेस प्लांट 20 दिया बेटा डिप्लॉयड, तो वे तो वेरी सिंपल, हैप्लॉयड इज 10। ओहो हो, मेरा 10 तो हिल गया, चलो कोई बात नहीं। पोटैटो के केस में देखो कितना लिखा हुआ है सामने, हैप्लॉयड 24। तो डिप्लॉयड कितना होगा, देखें जरा, 48। 4 4 8 2 2 4, 48, ठीक है। बटरफ्लाई के केस में, बटरफ्लाई के केस में डिप्लॉयड है 380। हैप्लॉयड कितना होगा,
380 है बेटा, हैप्लॉइड कितना होगा? ठीक है ठीक है ठीक है, इट इज 380, क्लियर। अनियन के केस में आ जाओ, क्रोमोसोम नंबर गैमीट में दिया हुआ है टोटल 8, गैमीट हैप्लॉइड है रिमेंबर 8, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कितना होगा? 16। ठीक है, तो ये करना था आप लोगों ने, एनसीईआरटी में टेबल दिया हुआ है बेटा, ये आप लोग एक बार ही चेक कर लेना, दोबारा से प्रैक्टिस कर लेना इसकी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने करना था रिगार्डिंग टुडे लेक्चर। डिप्लॉयड है तो जब उसने गैमीट बनाने हैं तो वो कौन सा डिवीजन करेगा? लिखो जरा जल्दी चैट बॉक्स में। दर्शना, आशु, वर्षा, प्रिया, वेरी गुड बेटा, लिखो लिखो जल्दी। अगर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है और उसने गैमीट बनाना है तो कौन सा डिवीजन करेगा? वेरी गुड, वो मियोसिस करेगा। सबका आंसर बिल्कुल ठीक है। अब दोनों सुनो दूसरा क्वेश्चन, अगर ऑर्गेनिज्म आपके पास हैप्लॉयड है और उसने गैमीट बनाने हैं तो वो कौन सा डिवीजन करेगा? ऑर्गेनिज्म अगर हैप्लॉयड है, उसने गैमीट बनाने हैं तो वो कौन सा डिवीजन करेगा? ठीक है ठीक है ठीक है, लिखो लिखो जल्दी चैट बॉक्स में, जल्दी से भेजो फटाफट फटाफट। माइटोसिस करेगा, बिल्कुल सही माइटोसिस करेगा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि जो ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड होते हैं, जिनकी पेरेंटल बॉडी डिप्लॉयड है, उनमें जो गैमीट फॉर्मिंग सेल्स होते हैं उनका नाम क्या था? व्हाट इज द नेम ऑफ द गैमीट फॉर्मिंग सेल इन डिप्लॉयड पेरेंटल बॉडी? गैमीट फॉर्मिंग सेल्स का नाम क्या है जो डिप्लॉयड पेरेंटल बॉडी के अंदर आपको मिलेंगे? हाँ जी, अंकित, प्रिया, पूजा, वेरी गुड, अनीता, वेरी गुड, बाकी भी लिखो फटाफट से। अंजलि, महिमा, गौरव, हिमानी, योगेश, वेरी गुड, हाँ जी बिल्कुल सही। मियोसाइट, क्या बोला जाता है उनको? मियोसाइट, बिल्कुल सही आंसर करा आप लोगों ने। अच्छा, स्वीट पोटैटो जो था, मैंने एग्जांपल जो दिया था स्वीट पोटैटो फ्लावर का, जो मैंने डायग्राम आपको दिखाया था, उसमें कैसी कंडीशन थी? कैसी कंडीशन थी, यूनिसेक्सुअल के बाइसेक्सुअल? फ्लावर में कैसी कंडीशन थी स्वीट पोटैटो के फ्लावर में, यूनिसेक्सुअल के बाइसेक्सुअल? हाँ जी, गौरव, अंकित, महिमा, वंशिका, वनीशा, हिमानी, मैक्सिमम बच्चों ने आंसर दे दिया है और बिल्कुल सही आंसर दिया है। स्वीट पोटैटो के फ्लावर में बाइसेक्सुअल कंडीशन थी क्योंकि उसमें दोनों थे, स्टेमन भी था, कार्पल भी था। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन सुनो ध्यान से, कॉकरोच में कैसी कंडीशन है, यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल है? व्हाट इज द कंडीशन इन केस ऑफ कॉकरोच, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल? कॉकरोच, कॉकरोच, हाँ जी बिल्कुल सही बिल्कुल सही। ठीक है बेटा, यूनिसेक्सुअल कंडीशन है, बिल्कुल सही क्वेश्चन, सॉरी सही आंसर, क्वेश्चन तो बिल्कुल मेरा है। चलो, वेरी नाइस। लेक्चर आई थिंक समझ आ गया सब बच्चों को। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉमन मेथड सेक्सुअल होगा और एसेक्सुअल। बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है ना कौन सा है आपके पास। अगर आपके पास यूनिसेक्सुअल है तो यूनिसेक्सुअल में जो कॉमन मेथड है वो तो एसेक्सुअल है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। हायर हैं जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स, एल्गिन, फंजाई, तो उनमें हम लोगों में मोस्ट कॉमन सेक्सुअल रहता है बेटा।